नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल लोक भारती की 2 दिवसीय कार्य योजना बैठक राजधानी के विधायक विश्राम गृह खंड 2 सभागार में आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल और पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण केसरी लोक भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ब्रजेंद्र पाल सिंह ने किया। इस मौके पर मंत्री गौतम टेटवाल ने लोक भारती द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्कृति, प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, इन सब के लिए काम कर लोक भारती प्रधानमंत्री का जो सपना है उसे साकार करने का काम कर रही है। लोक भारती की इन क्षेत्रों में सरकार की जो भी आवश्यक होगी, सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण केसरी ने कहा कि लोक भारती का कार्य अद्भुत है। उन्होंने कहा कि विलक्षण शक्ति वाला अगर कोई व्यक्ति असंभव को संभव कर दे तो उसमें भगवान का अंश आ जाता है। नारायण केसरी ने प्रधानमंत्री के कार्यों की भी लोक भारती के कार्यक्रम में प्रशंसा की। वहीं लोक भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ब्रजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि इस बैठक में समाज के जागरूक लोग उपस्थित हुए हैं, जिनके मन में कुछ न कुछ विशेष करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण का आधार वहां का व्यक्ति होता है और व्यक्ति के निर्माण का आधार मनुष्य की प्रथम पाठशाला हमारा परिवार है। जिस राष्ट्र का व्यक्ति, परिवार और समाज यह तीनों सुसंगठित, सशक्त व समर्थ होते हैं, वह राष्ट्र ही विश्व को वसुदेव कुटुंबकम के मार्ग पर प्रशस्त कर सकता है। लोक भारती ने महान संकल्प की सिद्धि के लिए प्रथम पाठशाला परिवार को मंगल परिवार बनाने की दिशा में प्रेरित कर सुसंगठित, सशक्त व समर्थ बनाने का अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें प्रमुख रूप से स्वच्छता, हरित कचरा प्रबंधन, हरियाली, जल प्रबंधन, गौ आधारित उत्पादों का प्रयोग, परिवार भाव, जीवनाचार्य, संस्कार, सेवा कार्य जैसे विषयों को चुना। वहीं लोक भारती के संगठन मंत्री गोपाल उपाध्याय ने कहा कि लोक भारती का गठन 1992 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। 2001 से ब्रजेंद्र पाल सिंह लोक भारती के संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लोक भारती का न्यूनाधिक कार्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे 14 राज्यों और नेपाल में है। लोक भारती कार्यों में प्राथमिकता पर गौ आधारित प्राकृतिक कृषि अर्थात सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि, जल प्रबंधन, छोटी नदी, तालाब, जल स्रोत एवं कुआं संरक्षण, हरियाली अभियान, ग्रामोदय, मंगल ग्राम, मंगल परिवार, देशी गोवंश का संवर्धन, देशी बीज संरक्षण, उत्तम नगर अभियान, बंग लोक भारती आदि विषय है। लोक भारती के कार्यों में समाज के लिए प्रेरक कार्य करने वाले बंधुओं, संस्थाओं को जोड़ना, परस्पर परिचय एवं सहयोग विकसित करना भी है। भोपाल में लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी के नेतृत्व में यह बैठक आयोजित हुई। हम सब जोरदार कर्तव्य बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश शासन के सम्मानित मंत्री पूर्व राज्यसभा सांसद महोदय के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। जी त्रिपाठी जी का जन्म स्थान मधुसूदनगढ़ है। हमारा भी जन्म स्थान मधुसूदनगढ़ है। हम सब भाई बहनों का जन्म स्थान मधुसूदनगढ़, जिला गुना है। मुझे लगता है कि क्योंकि जिन जिन को मैं जानता हूँ उनके परिचय का क्रम शुरू करता हूँ। हमारे अशोक जी मीणा और सहायक वन संरक्षक के रूप में आपका सेवा काल रहा और सेवानिवृत्ति के बाद भी पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों में पूरी तरह सक्रिय रहते हैं। आप आगामी कार्यक्रम की ओर बढ़िए। जैसा पहले भी विषय रखा था कि कहीं अतिथियों से किसी का आग्रह नहीं किया। हमारे बीच में है अरुण जी। अरुण जी ऐसे प्राकृतिक कृषि के जनक हैं कि गौ आधारित प्राकृतिक कृषि समाज को समर्पित करने वाले सम्मानित संगठन मंत्री ब्रजेंद्र जी, सम्मानित आचार्य जी, इस लोक भारती के कार्यक्रम के अनुषंगिक क्षेत्र का ये संगठन है, उसके सम्मानित संचालक मेरे बड़े भाई, इनकी उंगली पकड़कर मैं चलना सीखा। अब राजनीति नहीं, अध्यात्म और सभी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का सौभाग्य मिला। अशोक त्रिपाठी जी प्रदेश के भिन्न भिन्न देश भर के अंचलों से पधारे हुए सभी लोक भारती के क्षेत्र में समाज की सेवा में काम कर रहे सभी समाज सेवीगण, कार्यकर्तागण बहुत कम समय में एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी ऊपर पहुंचा दिया। और जिस क्षेत्र में लोक भारती काम कर रही है, हमारा अनुषंगिक संगठन, जैसा कि मुझे बताया, संस्कृति, प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, उन सबको एक साथ मिलकर केवल प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उस सपने को हम साकार कर रहे। प्रकृति खेती को लेकर जिन
क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं। मैं अवश्य रूप से आपके झांसी वाले प्रकल्प को भी जब भी समय मिला तो देखने जाऊंगा। स्वागत है, और, स्वागत है। हाँ, और ये जो गंगा आपने जो बताया, गोदावरी और नर्मदा जी के जल संरक्षण के लिए आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं कृषि का छात्र हूँ तो इस क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य मिला। प्राकृतिक खेती के बारे में आप कह रहे तो बहुत अच्छा वो है, और आपने मुझसे कई ज्यादा विद्वान बैठे हैं, पर मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारे जब प्राकृतिक खेती होती थी तो उसको हम चक्री खेती के रूप में करते थे, और चक्री खेती में कम जमीन में किसान की आर्थिक स्थिति कैसे रहे और लाभ का धंधा कैसे बने। तो छोटे छोटे, जब अगर एक एकड़ या 1 हेक्टेयर जमीन है तो उस 1 हेक्टेयर जमीन में उसको हमें उसको नगद आय की फसलें भी लगाते रहना चाहिए। जैसे आजकल मक्का और गन्ना 12 महीने चलता है, और गन्ना और मक्का की केस क्रॉप भी मिल जाए तो उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधर हो। अगर वो चौड़े पत्ते वाली फसल अगर वो लगाता है तो वो फसल जानवरों के मतलब पशुपालन में पशुओं को खाने में भी काम में आए, तो उसको केस क्रॉप मिल जाएगी। कई बार अपन देखते हैं कि गेहूं चना और हमारे सोयाबीन का क्षेत्र है, उसके बाद पशुओं को चारा मिल नहीं पाता है। तो अगर केस क्रॉप भी, अगर वो केस क्रॉप के साथ हरे पत्ते वाली पानी पर्याप्त है तो अगर वो लगाए तो उसको उसकी आर्थिक सुधर रहेगी। साथ में तिलहनी फसलें और पल्स वाली फसलें भी लगाते रहे तो फसल चक्र का, शस्य चक्र का क्रॉसिंग होता है। जैसे पल्स से दाल वाली फसलों से नाइट्रोजन स्वतः मिलता है वेस्ट इकट्ठा करने के बाद में, और टोटी से खाद मिले तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं उसको देखना चाहूंगा। आप सबने कम समय में एक छोटे से कार्यकर्ता को इस मुकाम पर पहुंचाया, ये धृष्टता करी सम्मानित संगठन मंत्री जी के बराबरी से बिठा दिया। ऐसे संतों के बीच में काम करने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाहर जी उपस्थित भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि आज सबके मैं दर्शन कर रहा हूँ, और सौभाग्य इसलिए भी है कि अब क्या है ये देखने के लिए हम जिंदा थे और जिंदा हैं, और आगे भी मोदी का चमत्कार देखते रहेंगे, पूरा सहयोग करते रहेंगे। हमारे गांव में चर्चा होती है, विलक्षण शक्ति वाला अगर कोई व्यक्ति असंभव को संभव कर दे, उसमें भगवान का अंश आ जाता है। ये गांव के लोगों की कहानी है। रामकृष्ण भी अद्भुत शक्ति प्राप्त किए हुए भगवान बने हैं। मोदी को मैं कल देख रहा था, समुद्र के अंदर बैठ के द्वारकाधीश के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे कई चमत्कार जो आदमी कर रहा है वो हमारा उद्धारक है, हमारा सहायक है। हमने उसकी जो भी सहायता कर सकते करें, बाकी उसके प्रति हमेशा सद्भावना रखें, यही आज कहना जरूरी है। कोई भी चीज पहले हमारे विचार में आती है, अब विचार ही जब संकल्प में बदलता है तब जमीन पर उतरता है। पहले सोचना शुरू करना। कोई वैज्ञानिक भी किसी निष्कर्ष पर जब पहुंचता है तो पहले कल्पना करता है, बिना कल्पना के भी कुछ होता नहीं। तो यहाँ सब लोग जो बैठे हैं, जरा विचार इसका करें, ईश्वर की कुछ इच्छा रहती है। भारत विश्व का गुरु बने, भारत विश्व का गुरु रहा है कभी, ये ईश्वर की इच्छा है। और ये क्यों इच्छा है कि संपूर्ण विश्व सुख और शांति दोनों में रह सके और समृद्धि भी रहे। ये केवल भारत के द्वारा हो सकता है, बाकी विश्व में किसी देश के द्वारा नहीं हो, संभव नहीं है। उसका कारण है उनका चिंतन है। उनका चिंतन है विश्व को बाजार बना देना।
और बाजार दूसरे से लेने की प्रवृत्ति पैदा करता है, दूसरे को से देने की नहीं। तो जब तक विश्व बाजार की लाइन में हम लगे रहेंगे तब तक संघर्ष होते रहेंगे, शोषण होता रहेगा, दोहन होता रहेगा, प्रकृति का हो चाहे व्यक्ति का, उसे टाल नहीं सकते। और हमारे ऋषियों ने क्या कहा था, वसुधैव कुटुंबकम्। तो हमें तो इस पर काम करना है। अब ये काम एक दिन में नहीं होने वाला, वर्षों के संघर्ष में से निकला है। आवश्यकता के अनुसार ईश्वर रचना करता है। एक कालखंड था, तब तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास पैदा हुए। आज तो नहीं पैदा हो रहा है कोई, कभी भले ही कितने बड़े हों, लेकिन उस स्तर के कभी आज कि उस समय जरूरत थी उनकी पैदा। कोई कालखंड आया तो शिवाजी, महाराणा प्रताप, उनकी आवश्यकता थी। समय के हिसाब से आवश्यकताएं बदलती रहती है। कोई कालखंड आया तब स्वामी विवेकानंद, दयानंद की जरूरत थी। वैसे लोग अपने आप पैदा होते हैं। आज का समय ऐसा है, जिस लक्ष्य को हमें पहुंचना है वहां पर पहुंचने के लिए जहां पर भी हम हैं वहीं से काम शुरू करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को अपने आप को महत्वपूर्ण बनाना पड़ेगा। आज ऐसा नहीं चलेगा कि एक व्यक्ति, क्योंकि समाज में काम करने के लिए कोई एक विधा नहीं है कि भारत का सर्वांगीण विकास हो तो कोई एक विधा से हो जाएगा। अनेक प्रकार के कामों की जरूरत है और प्रकृति के अनुरूप जीवन रचना इस विषय पर काम करती है। कार्यक्रम के तौर पर 4-5 विषय मुख्य रूप से लिए हैं। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेते हैं, प्राकृतिक खेती। तो इस प्राकृतिक खेती को माननीय सुभाष पालेकर जी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इस विषय को शुरू किया था। उनके पूरे उत्तर भारत में बड़े बड़े शिविरों का आयोजन करना, किसानों को उसका प्रशिक्षण देना, और उसी प्रशिक्षण में एक प्रशिक्षण हुआ था आचार्य देवव्रत जी के यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। उस प्रशिक्षण से आचार्य जी प्रभावित हुए, अपने 200 एकड़ के खेत में करना शुरू किया। और जब वो हिमाचल के राज्यपाल बने तो उन्होंने सबसे पहले हिमाचल को पूरी तरह प्राकृतिक राज्य बनाने के लिए उस प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण करवाया सुभाष पालेकर जी को बुलाकर। फिर उसके बाद में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए वहां शिमला में, तो आचार्य जी ने चर्चा की कि आपने किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो कही है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी करेंगे कैसे? क्योंकि रासायनिक खेती, उसके जो फार्म है वो खुद घाटे में चल रहे हैं, तो वो दोगुनी नहीं कर सकते। जैविक खेती कहती है कि 3 साल तक आपको इख्तियार करना पड़ेगा, वो भी नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक खेती एक विकल्प हो सकता है, ऐसा आचार्य जी ने उससे चर्चा की। उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रीमान गिरिराज किशोर जी को, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को और एक अध्ययन दल को पूरा देखने के लिए भेजा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो प्राकृतिक खेती हो रही है उसे देख करके आइए, वो संभव है या नहीं संभव है, किसानों क्या है दोगुनी करने का विषय है, वो करेगी या नहीं करेगी। तो वो अध्ययन दल वहां गया, उसने पूरा निरीक्षण किया, और उसके बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की थी कि 0 बजट खेती, पहले इसका नाम 0 बजट खेती था, वो हमारी आगे कृषि नीति होगी। उसके बाद में फिर लगातार चीजें चलती रही। माननीय प्रधानमंत्री जी भी सब जगह मंच। खबर समय जगत के लिए भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.